नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हमारा क्रिटिकल डिबेट चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज का सवाल भारत या दक्षिण एशियाई जो राजनीति और समाज है, दोनों के दिल में चुभने वाला बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक्स है ब्राह्मण बनाम अंबेडकर, यानी कि ब्राह्मण वर्सेस अंबेडकर। क्या ब्राह्मण सबका नेता बन सकता है या व्हाई ब्राह्मण्स कैनॉट बी लीडर ऑफ ऑल। इसका मतलब क्या है? जो दावा किया जाता है कि ब्राह्मण ज्ञान और संस्कृति की संरक्षण है, संरक्षक माना जाता है दोस्तों दक्षिण एशियाई समाज में। जो ब्राह्मण बिल्कुल अपने आप को सेंस ऑफ सुपरमेसी के कारण से वो सबका भाग्य विधाता आपको खुद को मानता है दोस्तों। सच्चाई ये है कि नेतृत्व सिर्फ ज्ञान का नहीं होता है, विश्वास और प्रतिनिधित्व का भी होता है दोस्तों। क्योंकि जो ब्राह्मण आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये बिल्कुल एक सच्चाई से परे है। सच्चाई ये है कि नेतृत्व सिर्फ ज्ञान का या अपने आप को सुपर ठानने से नहीं होगा, विश्वास और प्रतिनिधित्व का भी होता है। और यही पर उठता एक सवाल ये पर उठता है कि क्या जातिगत चेतना मतलब कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट से बधा हुआ नेतृत्व सबका नेतृत्व कर सकता है क्या? आज हम इस बहस को समझेंगे। एक तरफ है ब्राह्मण नेतृत्व और दूसरी तरफ है जो जो ब्राह्मण नेतृत्व क्या है, वो ब्राह्मण नेतृत्व अपने आप को कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट से लबरेज है दोस्तों। वो सबका नेतृत्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये आज के साउथ एशिया के अब जो थियोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो क्या आया था, हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ है दोस्तों ये डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, जिनकी दृष्टि में प्रबुद्ध प्रबुद्ध बौद्धिकता मतलब क्रिटिकल कॉन्शसनेस या प्रज्ञा करुणा, ये जो समानता, ये चीज को वो सेंटर में रखते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये कोई साधारण बहस बिल्कुल होने वाला नहीं है दोस्तों। ये बहस ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की साउथ ब्रो कमिटी, ठीक है, साउथ ब्रो कमिटी जो उन्होंने 1919 में अपेंडिक्स नंबर 42 में जो पॉइंट रखा है, उसी के बेसिस में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले दोस्तों। ये अंबेडकर ने साफ कहा था कि ब्राह्मण जिनके हित बाकी समाज के हितों से सीधे टकराती है, सबका नेता वो क्यों नहीं बन सकता है, वो डॉक्टर अंबेडकर उसमें बात करते हैं। तो आइए सब समझते हैं कि इस क्रिटिकल डिबेट में ये सवाल आज भी क्यों इतना ज़रूरी है और क्यों इतना सांदर्भिक हो जाता है दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हैं जो ठीक है, आप ये सीएम जी को देख सकते हैं, जो जाति के गर्व अपना खुद का क्षेत्रीय जाति होने में वो जो गर्व करते हैं दोस्तों। आज के इस ज़माने में जो शख्स खुद को योगी कहता है मगर अपनी जाति नहीं छोड़ सकता, फिर किसी फिर कैसा योगी है दोस्तों? क्षेत्रीय होने का गर्व देखिए, भगवान की भी जाति बताते हैं और वो गर्व से फूल जाती है। इसलिए यूपी इसलिए ये जाति से अपना जाति क्रिटिकल कॉन्शसनेस से लवरेज एक आदमी जो है, इस उनका जो जाति का जो अपना कॉन्शसनेस है, उससे आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं पाते हैं, इससे इसको देखना हम लोगों को बिल्कुल ज़रूरी दोस्तों। इसलिए हम लोग आज ये चीज़ को चीर-फाड़ करने वाले हैं कि ये क्या है? ये जाति के जो गरिमा से लोग, ठीक है? ये लोग जैसे आपने आपको यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? ये देखिए, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ फर्स्ट में।
आप देख सकते हैं ये आदमी यूपी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ठीक है? और खुद को ये आदमी कहता है कि जाति से वो लबरेज है और जाति के गर्व से वो कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट से बिल्कुल वो गौरवान्वित है दोस्तों। इसीलिए ऐसे कंडीशन में कोई आदमी जो जाति के गर्व से हाँ, वो गौरवान्वित है तो ये आदमी कैसे सबका नेतृत्व कर सकता है? ये कर नहीं सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? इसका इटियोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी क्या है? ठीक है? इसका और चीज़ क्या-क्या चीज़ है इसके लिए हम देखने के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। इसमें हम लोग आप लोगों को हम पॉइंट टू द पॉइंट हम मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। आज का हमारा जो जो नोट है, इसमें की डिबेट पॉइंट्स विल बी द साउथ बोरो कमिटी थीसिस, ठीक है? साउथ बोरो कमिटी का थीसिस के बारे में हम लोग ये इसके बारे में बात होगा और उसके उसके साथ उसके साथ-साथ दोस्तों हमारा जो आज का जो पॉइंट है, उसमें 1 नंबर में वो हुआ, दूसरे नंबर में हमारा फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एब्सेंस टू पॉलिटिकल फेलियर, मतलब कनेक्टिंग बोलतियर टू वैंगार्ड, ये दूसरा नंबर होगा। कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट वर्सेस कॉन्शसनेस ऑफ काइंड, डॉक्टर अंबेडकर का वॉल्यूम नंबर 3, अगेन इनहेरिटेंस ऑफ कास्ट वॉल्यूम 1 का ये जो अपेंडिक्स नंबर 6 है उस उससे होगा। और और दूसरा होगा इथिकल कंट्राडिक्शन, मतलब एथिक्स वर्सेस इकोनॉमी में क्या चीज होगा ये देखने के। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ब्राह्मणिकल प्रिविलेज, हेजेमनी एंड इम्यूनिटी, उसमें भी बात होगा। और सेंस ऑफ स्ट्रेंजमेंट, मतलब टेस्ट ऑफ यूनिवर्सल मोरालिटी, उसमें क्या चीज है वो भी देख लेंगे। और कॉन्टेम्प्रोरी रिलेवेंस में क्या है इसका, द मॉडर्न डे टेस्ट ऑफ लीडरशिप में, ये आज के ज़माने में ये ऐसा वाला जो कास्ट कॉन्शसनेस से लिबरेज जो वाला लीडरशिप है, ये एक्चुअली ये समाज के लिए आज के 21वीं शताब्दी के इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के मॉडल में ये खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है? अब हम लोग इसको अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है? तो हम लोग इसके लिए फर्स्ट में हम लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो साउथ बोरो कमिटी है, ठीक है? उसके हाँ, यहाँ से शुरू करने वाले हैं दोस्तों। ये जर्नी आप देख सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का साउथ बोरो कमिटी अपेंडिक्स नंबर 42 जो है, यहीं से हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि जैसे आप फर्स्ट में यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? ये ये though he has learned to be speak in the name of all, the Brahmin leader is in no sense a leader in the leader of the people, ठीक है? और डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ बोल रहे हैं कि जो यहाँ मैं हिंदी में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है? जो ब्राह्मण नेता सबके लिए दाबी तो करते हैं ना, जैसे हालांकि वो वाणी से सर्वहित की बात करते हैं, पर ब्राह्मण नेता किसी प्रकार जननेता नहीं होता है, या अब क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। इसमें फर्स्ट में लिखते हैं कि आंकड़ा प्रमाण है कि बुद्धिजीवी वर्ग और ब्राह्मण एक दूसरे की पर्यायवाची है, मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास, इंटेलिजेंसिया एंड ब्राह्मणिकल कास्ट बोथ आर एक्सचेंजेबल टर्म्स, मतलब जो बुद्धिजीवी समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग जो माना जाता है, वो ब्राह्मणों को माना जाता है अक्सर, है, ठीक है? और बुद्धिजीवी मनोवृत्ति ब्राह्मणवादी मनोवृत्ति का पर्यायवाची ये भी माना जाता है, ठीक है? उसका कहने का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं, ठीक है? ब्राह्मणिक ये disposition of the intelligentsia is a Brahminical disposition, and outlook is a its outlook is a Brahminical outlook, जो इसका आउटलुक भी है, उसका दृष्टिकोण जो ब्राह्मणी का दृष्टिकोण है। अब इतना इसका मतलब क्या है, जो बुद्धिजीवी जो समाज का एकमात्र जो बुद्धिजीवी माना जाता है, वो बुद्धिजीवी क्या है, वो बुद्धिजीवी एक्चुअली समाज का
वो समाज का बुद्धिजीवी माना जाता है दोस्तों, ठीक है? मगर अब डॉक्टर अम्बेडकर और आगे बढ़ के क्या बोलते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? उसके उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि ऐसा कंडीशन है, फिर भी उसका दृष्टिकोण ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है, हालाँकि वो वाणी से सर्वहित की बात करता है। बात जैसे ये योगी जैसे योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी और भी लीडर बात तो करते हैं कि सबका बात सबका मोदी जी भी वही बात करते हैं सबका सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मगर जो ब्राह्मणवादी जो आरएसएस का जो मुखौटा होके जो आते हैं अक्सर नेता वो सबकी बात करते करते भी वो क्या ब्राह्मण नेता किस प्रकार जन नेता नहीं नहीं होता है, मतलब वो जनता के नेता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे मैंने आपको यहाँ भी दिखा दिया दोस्तों, ठीक है? मैंने आपको यहाँ यहाँ देखिए, ठीक है? जैसे आपको ये ये वाला अ, ये इसमें मैं आपको जो ये सिस्टम है, वो उन लोगों को इसमें क्या होता है कि जैसे वो लोग खुद को दावी तो करते हैं सबका साथ, सबका विकास से लेके सबका नेता होने का वो दावी खुद तो करते हैं, मगर फिर भी बन नहीं पाते हैं। क्यों बन नहीं पाते? उन ठीक है? उस जैसे उसकी हाँ, मगर वो सबका दावी तो करते हैं दोस्तों, फिर भी वो लोग इसके लिए पूर्ण रूप वो क्यों नहीं हो सकते हैं? इसमें हम लोगों को अब देखना पड़ेगा, ठीक? मैं आपको अभी स्मूथली ले जाऊँगा। यहाँ देखिए, जैसे ये यहाँ वो बोलते हैं कि ऐसे ब्राह्मण ही नहीं जो अस्पृश्यों से सहानुभूति रखते हैं। जैसे ब्राह्मण सभी खराब नहीं है, फिर भी सब लोग उसके बारे में नहीं बोलते हैं, ठीक है? क्यों ऐसा होता है? इसमें वो बोलते हैं कि द ब्राह्मण though he is learned to be speak in the name of all, the Brahmin leader is no sense a leader of the people। अभी मैं आपको यहाँ से भी एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जो डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं कि उस बोलने के लिए सबका लिए बोलता है, मगर वो सबका नेता नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? अब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ से ये चीज का थोड़ा सर्जरी करते हैं, ठीक है? जैसे क्यों नहीं पाता है? क्यों नहीं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ब्राह्मण नेता है या ब्राह्मण जो आदमी है, वो क्या होता है? जैसे वो ये यहाँ देखिए, हिंदू सोसाइटी एज सच डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो हिंदू-हिंदू बोलते हैं, वो हिंदू सोसाइटी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि इट इज़ ओनली अ कलेक्शन ऑफ कास्ट। ये एक्चुअली बहुत जो कलेक्शन ऑफ कास्ट है, वो उसका इंडिविजुअल कलेक्टिवली जो यहाँ बोलते हैं कॉन्शसनेस ऑफ यहाँ हिंदू कॉन्शसनेस ऑफ काइंड इन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। ये कलेक्शन ऑफ कास्ट मतलब सब चीज़ कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट होता है, ठीक है? इसका मतलब उन लोगों में कॉन्शसनेस ऑफ काइंड मतलब समग्रता का फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है। वो क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ कास्ट होता है, इस कास्ट इज़ कॉन्शियस ऑफ इट्स एक्जिस्टेंस। वो सब प्रत्येक कास्ट क्या होता है? उसका खुद का एग्जिस्टेंस के बारे में वो सचेत रहता है। इसीलिए अब यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि इंडीड द इंडियन हिंदू मस्ट बी लाइक अ रैट लिविंग इन हिज ओन होल। जो हिंदू होता है वो ऐसा होता है जो चूहा अपना अपने बिल में दबा के रहता है, वैसे ही रिफ्यूजिंग टू हैव एनी कॉन्टैक्ट विद अदर, जो चूहा अपने अपने बिल में रहता है,
तो वो दूसरे चूहा से क्या कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है। वैसे ही जो हिंदू वाले जो सिस्टम है, मतलब मतलब क्या है कि जैसे जैसे यहाँ देखिए आप लोग है, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये देखिए, ठीक है? जो हिंदू अपने-अपने बिल में ये लोग बैठे रहते हैं। एक 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 बिल में रहने वाला आदमी दूसरे से कॉन्टैक्ट बनने आता है। इस ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है? वो डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं कि बोलने के लिए तो सबके लिए सबका सबका साथ सबका विकास, सब हिंदू के कल्याण की बात करते हैं। फिर भी वो लोग क्या है, रिफ्यूजी टू हैव एनी कॉन्टैक्ट विद अदर्स। देयर इज़ एन utter lack among the Hindu of what the sociologist call consciousness of kind। मैं दोनों तरीके से जा रहा हूँ, हिंदू दर्शक के लिए भी और इंग्लिश दर्शक के लिए, दोनों के लिए आसान रह जाए, क्योंकि इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो व्यूअर्स है उन लोगों की भी समझ में आ जाए, और जो साउथ एशियन व्यूअर्स है उन लोगों की भी समझ में आ जाए, ठीक है? दोनों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो उस इनका जो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ देखिए, वो बोलते हैं कि हर आदर्श हिंदू उस चूहे की तरह है जो अपनी ही बिल में घुसा रहता है, वो दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहता है। इसका मतलब क्या है? हिंदू उन उस चेतना का सर्वदा अभाव होता है। हिंदुओं में उस चेतना, ये चीज़ का चेतना नहीं होता है कि जो समग्र समग्र वर्ग की चेतना वाली फीलिंग, मतलब वो क्या है? समग्र वर्ग की चेतना मतलब यही कॉन्शसनेस ऑफ काइंड वाला जो जो चेतना होता है, ये समग्र वर्ग का चेतना बिल्कुल नहीं होता है। इस मतलब क्या है, देयर इज नो हिंदू कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, मतलब जो हम लोग समग्र हिंदू है, जैसे क्रिश्चियन में होता है हम लोग क्रिश्चियन है, ठीक है? वो वाला सिस्टम इन लोग हिंदू सिस्टम में हम लोग क्रिश्चियन है, ये जैसा सिस्टम यहाँ हम लोग हिंदू है वाला सिस्टम में, वो हम लोग सिख है जैसे सिस्टम में, यहाँ हम लोग हिंदू है, कॉमन कॉमन हिंदू के बाद नहीं होता है। यहाँ हिंदू कहने से कोई आदमी सैटिस्फाइड नहीं होता है। उसके बाद बोलता है कौन से वर्ण के हो, कौन से जात के हो भाई, कौन से गोत्र के हो। उसका मतलब क्या है? इन एवरी हिंदू द कॉन्शियसनेस दैट एग्जिस्ट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ हिज कास्ट। कहने का मतलब क्या है? ये डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं कि उनकी चेतना समग्र वर्ग की से संबंधित नहीं होता है। हर एक हिंदू में जो चेतना पाई जाती है वो उसकी अपनी जाति के बारे में होती है, मतलब वो कॉन्शियसनेस ऑफ कास्ट के बारे में होता है, वो कॉन्शियसनेस ऑफ ओके ओके हिंदू हिंदू कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए वो डॉक्टर बोलते किसी कारण ये कहा जाता है कि हिंदू लोग अपना समाज या राष्ट्र नहीं बना सकता है, इसीलिए जो उन लोगों का राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण का फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इन लोगों के पास जो वो डॉक्टर अम्बेडकर एक मानता है कि जो फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, कॉमन फ्रेटर्निटीनेस इन लोगों का बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। ये कॉमन फ्रेटर्निटीनेस, ओके? जो फ्रेटर्निटी इसके लिए जैसे डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, ये consciousness of kind, there is no Hindu consciousness of kind. In every Hindu, the consciousness of this that existence is the consciousness of his caste. So this is the reason why the Hindu cannot be said to form a society or nation। इसीलिए इन लोगों को देश बनाने का व समाज बनाने का ये सोच से ज्यादा इन लोगों का वो अपने जात के हित के लिए ये लोग ज्यादा अपने आप को केंद्रीकृत करते हैं। मतलब जब इथिक्स वर्सेस इकोनॉमी का लड़ाई रहता है, ठीक है? जब इथिक्स वर्सेस इकोनॉमी का लड़ाई रहता है, मतलब नैतिकता और स्वार्थ के बीच में जब लड़ाई होता है, तो वो लोग स्वार्थ को ज़्यादा चुनते हैं। वो स्वार्थ मतलब क्या है? वो स्वार्थ मतलब कॉन्शसनेस ऑफ हिज कास्ट है। किसकी किसके किसके रिप्लेस में? कॉन्शसनेस ऑफ काइंड, उस समग्रता के फीलिंग के बदले में वो अपने कास्ट को इथिक्स वर्सेस इकोनॉमी में, इकोनॉमी की लड़ाई में वो इथिक्स मतलब मोरालिटी या इथिक्स के बजाय वो अपने स्वार्थ का चूज करते हैं, क्योंकि इसलिए वो समग्र देश या सोसाइटी बना नहीं सकते हैं, इसीलिए वो अच्छा नेता बन नहीं सकते हैं। एक डॉक्टर अम्बेडकर ये वाला तर्क पेश करते हैं। दूसरा तर्क डॉक्टर अम्बेडकर पेश करते हैं कि जैसे
यहाँ देखिए, ठीक है? दूसरा अम्बेडकर का तर्क ये है, ये उम, ये वाला, ये वॉल्यूम 40 में डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि जैसे कोई आदमी कोई जैसे यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं डॉक्टर, शिक्षा क्या जातियों का विनाश कर सकता है? इसमें डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि आज जो शिक्षा दी जाती है, उसका जातियों पर कोई असर नहीं होता है। क्योंकि आज का शिक्षा में वो जो समाज बदलने का हुआ, नेशन को समग्रता के जो कॉमन कॉमन गोल, कॉमन है ना? जो एक कॉमन सॉरो, जो फ्रेटर्निटी वाला जो सोचाई रखने वाला, जो समग्रता के फीलिंग्स वाला जो होता है, मतलब क्या है कि जैसे यहाँ देखिए वो डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, जो यहाँ ये फ्रेटर्निटी, विदाउट फ्रेटर्निटी कुछ भी नहीं संभव नहीं है। इसलिए फ्रेटर्निटी इज़ द डेमोक्रेसी का अगला रूप होता है। देखिए यहाँ वो यही चीज़ है। जो सोशल डेमोक्रेसी का जो पार्ट बोलते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है? सोशल डेमोक्रेसी, इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी, दैट इज द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब इसमें भी फ्रेटर्निटी, विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वलिटी कुड नॉट बी बिकम अ नेशन नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। इसीलिए क्या होता है, फ्रेटर्निटी जो समग्रता के फीलिंग्स, जो जो कॉन्सियसनेस ऑफ काइंड नहीं होता है, इसलिए इन लोगों में ये चीज़ नहीं होता है। और इसमें क्या रोल होता है, शिक्षा का भी वही रोल होता है। जो आज की शिक्षा है वो जाति व्यवस्था को या वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का बात करता है। इसीलिए वो जाति पर कोई असर नहीं डालता है। वो जिस जिस हालत में हो उसी हालत में बनाए रखने का आज का शिक्षा वही काम करता है। मगर ब्राह्मण, इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण जाति इसका ज्वलंत उदाहरण है। उसमें 100% लोग पढ़े लिखे तो है। देखिए, ब्राह्मण जाति इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें 100% लोग पढ़े हुए हैं और बहुसंख्यक लोग उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ है। मतलब एजुकेटेड होने से भी काम नहीं चलेगा। इसके बावजूद भी कोई ब्राह्मण अपनी जाति के खिलाफ नहीं दिखाई देता है। मतलब इतना पढ़ा लिखा होता है और उच्च शिक्षा भी हासिल करता है, फिर भी वो ब्राह्मण अपनी जाति के लिए, वो कोई ब्राह्मण अपनी जाति के खिलाफ कोई भी ब्राह्मण खड़ा नहीं होता है। वास्तव में ये है कि उच्च जाति की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए शिक्षा प्राप्त करने से पहले की तुलना में जाति व्यवस्था बनाए बनी रहने रहनी चाहिए। इस अधिक तीव्रता से है ना, लगने लगता है। मतलब क्या है कि जब कोई आदमी पढ़ता है लिखता है तो वो और जातिवादी बन जाता है और वो जाति व्यवस्था टिकाने के पक्षधर रहता है। क्यों रहता है? तो जाति व्यवस्था बड़ी बनी रहनी चाहिए, ऐसा अधिक तीव्रता से उसको लगने लगता है। क्योंकि शिक्षा ही उसे बड़े पद प्राप्त करने का अधिक मौका देता है। इसका मतलब क्या है कि जब जाति व्यवस्था रहेगा, जाति व्यवस्था का विशेषता क्या है आपको पता ही है, ठीक है? जाति व्यवस्था रहेगा तो क्या होता है? जब जाति व्यवस्था रहेगा तो उसमें क्या होता है, जो ऊपर का आदमी, यहाँ देखिए, ये इन लोगों के पास पढ़ने का प्रिविलेज है, इन लोगों के पास सत्ता का प्रिविलेज है, इन लोगों के पास धन का प्रिविलेज है, ये लेबर है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो आउटकास्ट हो गया, ठीक है? शूद्र और दलित का क्या है? जाति व्यवस्था के कारण से इन लोगों का ये ये वाला प्रिविलेज बिल्कुल ही नहीं है, ये ऊपर का 3 का प्रिविलेज। क्यों क्यों नहीं है? इसमें भी हमको आपको दिखा देते हैं, ठीक है? इसमें भी बाकायदा ये देख सकते हैं आप लोग। शूद्र का क्यों नहीं है? शूद्र का यहाँ लिखा है, उसको किंतु वेतन देकर या नहीं देकर, ठीक है? उसको वेतन देकर या नहीं देकर शूद्र से दास कर्म में करवाए। क्योंकि ब्राह्मणों ने ब्रह्मा की सेवा के लिए शूद्र की सृष्टि की है। मतलब ये भी मतलब क्या है? मतलब क्लियर है दोस्तों, यहाँ लिखा है दोस्तों, ब्रह्मा ने इस तीनों वर्णों की अभिनंदित रहते हुए सेवा करना ही शूद्र के लिए प्रधान कर्म है। उनका शूद्र के लिए क्या है? ये प्रधान कर्म है, इन तीनों वर्ण का सेवा करना। इसलिए दोस्तों उन लोगों को जैसे चाहे वैसे वो काम करा सकता है। और जाके आगे जाके बोलता है कि स्वामी के द्वारा छोड़े गए हुए भी शूद्र, यदि स्वामी मतलब ब्राह्मण का ही तो सेवा करना है,
दूसरे तो और तो ऑप्शनल है, मगर वो जो स्वामी ने छोड़ दिया अभी शूद्र दासत्व के छुटकारा नहीं पाता है, दासत्व से वो छुटकारा नहीं पाता है। वो दासत्व उसका स्वाभाविक कर्म है, वो दास बनना उसका स्वाभाविक कर्म है। ये उन लोगों को लिखा है। इसका मतलब जो शूद्र और दलित जो है, उन लोगों का क्या है? उन लोगों का ये सिस्टम में जैसे वर्णवादी सिस्टम या कास्ट सिस्टम में ऊपर का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, हथियार रखने का अधिकार नहीं है, ठीक है? और ये सत्ता, आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, धार्मिक सत्ता से टोटली आउट है। तो इन लोगों को अब ये अब ये लोग तो ऊँचा पद तो प्राप्त कर ही नहीं पाएँगे, शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तो कैसे ऊँचा पद प्राप्त करेंगे दोस्तों? ये यही डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं, ठीक है? यहाँ बोल रहे हैं देखिए, यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं? ये वाला, ये देखिए, जो आदमी, ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तो उस वो और जातिवादी व्यवस्था टिकाए रखने के लिए अधिक तीव्रता लगाता है क्योंकि शिक्षा ही उसे बड़े पद प्राप्त करने का अधिक मौका देता है। क्योंकि पढ़ने में उसका एकाधिकार रहेगा, तो उसको क्या होगा? उसका उसको अब कॉम्पिटिशन से शूद्र और दलित तो आउट हो ही जाते हैं। और इसमें क्या लिखा है? इसीलिए जाति व्यवस्था बनाए रखने के दिशा में वो काम करने लगता है, ठीक है? इस प्रकार देखें तो जाति व्यवस्था को नष्ट करने के में शिक्षा उपयुक्त साधन साबित नहीं होता है। ये नकारात्मक पहलू है शिक्षा का। ये डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं। ये ठीक है? इसीलिए उसमें क्या होता है अब देखिए यहाँ, अब यहाँ वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि उसके लिए वो समग्रता का बात तो करता है, फिर भी ब्राह्मणों से किसी प्रकार जन नेता नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने जाति का नेता यो वो अपनी जाति की नेता होता है और क्योंकि जितनी सहानुभूति उसके अपने के लिए अपनी जाति के लिए होता है, उतनी अन्य किसी के लिए नहीं होता है। इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, उसमें और मस्त लिखा है। इसमें क्या लिखा है ना? दो ही हैज लर्न टू बी स्पीक इन द नेम ऑफ ऑल, वो बात तो सबका बात करता है, मगर द ब्राह्मण लीडर इज इन नो सेंस अ लीडर ऑफ द, है ना, पीपल, मतलब उसको सब वो बात बकैती तो करता है मगर वो दोस्त का वो काम नहीं करता है, ठीक है? सबके लिए, सब जनता के लिए वो काम नहीं करता है क्योंकि ही इज लीडर ऑफ हिज कास्ट एट बेस्ट। ये वाला, ये चीज उन लोगों को ये कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट कैसे आता है तो, ठीक है? जो यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर बोले वो अपने कास्ट के लिए करता है, क्यों करता है तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है? क्यों करता है? क्योंकि उसमें कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट होता है, वो कॉन्शसनेस ऑफ काइंड समग्रता की भावना उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये भी तो महत्वपूर्ण है, ये क्यों नहीं होता है? अब देखिए, ये क्यों नहीं होता है? यहाँ देखिए, अब ये डोर बहादुर बिष्ट जी बोलते हैं। डोर बहादुर बिष्ट जी बोलते हैं, सेंस ऑफ सोशल ये इस्ट्रेंजमेंट, मतलब उन लोगों को और लोगों से हम लोग फ़र्क है। ये वाला उन लोगों के दिमाग में बाय बर्थ एंड अमंग हाई कास्ट फैमिलीज बाउंस आर बाय बर्थ एट द हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिटी, बट दिस इज अ प्योरिटी दैट अदर्स कैन इजीली कंटामिनेट, उसको हम दूसरे लोगों से भिन्न है। और उन लोगों से क्या है वो यहाँ दिखाते हैं क्या क्या है, ये यहाँ कैरेक्टरिस्टिक दिखाया है दोस्तों। ये वाला है ना, ये क्या क्या है यहाँ दिखा है दोस्तों, ये देखिए, दे हैव डिफरेंट, दे आर, उन लोगों को दिमाग में क्या बैठा है, दे आर डिफरेंट, हम लोग फर्क है, एंड दे एंड दैट दे मस्ट मेंटेन देयर डिफरेंस, उन लोगों को हम लोग फर्क है, सेंस ऑफ आइसोलेशन प्राइमरी सोशलाइजेशन से ही, ये चाइल्ड सोशलाइजेशन से ही सेंस ऑफ आइसोलेशन उन लोग को दिमाग में होता है और सेंस ऑफ एलिनेशन एंड इट्स इनसिक्योरिटी, वो वाला फील उन लोगों के दिमाग में अर्लीस्ट एज से वो डाल दिया जाता है दोस्तों, ठीक है? इसीलिए वो लोग सबके समग्रता के फीलिंग्स वाला सोचने वाला आदमी
बन ही नहीं पाता है। मतलब सेंस ऑफ सोशल स्ट्रेंजमेंट इन लोगों के पास होता है। बाय बर्थ ब्राह्मण्स आर, है ना, प्योर होता है, और दिस इज अ प्योरिटी दैट अदर्स कैन इजिली कंटामिनेट। अगर उन लोगों को हम लोग छुए, उन लोगों से कांटेक्ट में हो, तो हम लोग कंटामिनेशन हो जाएंगे। ये वाला एट एन अर्ली एज चिल्ड्रन इन सच फैमिलीज आर taught that they are different from others and must keep their distance from them, and because they are defiling, ये मतलब जो शूद्र और दलित या महिला, ठीक है, वो आर दे आर डिफाइलिंग, मतलब दे आर, वो लोग पोल्यूटेड होते हैं उन लोगों को टच करने से, क्योंकि कंटामिनेट हो जाएंगे, इसलिए हम लोग उन लोगों से डिफरेंट है। ये वाला फीलिंग्स उन लोगों के दिमाग में सुबह से डाल दिया जाता है। और क्या-क्या डाल दिया जाता है देखिए, उनको ये तो बता दिया मैंने, दे आर डिफरेंट, सेंस ऑफ एलिनेशन, सेंस ऑफ आइसोलेशन, ये तो होता ही रहता है। और उन लोगों के पास और दूसरा चीज़ क्या होता है? देखिए, ठीक है? उन उन लोगों के पास और चीज़ भी रहता है। जैसे उन लोगों को ये, जैसे उम, उन लोगों के पास ये देखिए, ये bound child in a priestly family is taught that he is the cleanest। ब्राह्मण जो बच्चा है, उन लोगों को इन अ प्राइस्टली फैमिली, मतलब वो जो प्राइस्टली फैमिली होता है, ब्राह्मण का जो फैमिली होता है, उन लोगों को प्राइमरी सोशलाइजेशन देखी, देश वहीं से सिखाया जाता है कि दे आर द क्लीनेस्ट, सबसे साफ सुथरा, सबसे मोस्ट प्योर, purest people, the best people, the elitest people, the closest to God with spiritual qualities। वो सबसे आपको सेंस ऑफ सुपरमेसी, यही ब्राह्मणिकल सुपरमेसी, यहीं से इन लोगों को डाल दिया जाता है। और बता दिया जाता है कि ये जो ये क्वालिटीज होता है ना, बट दे आर ऑल्सो टॉट दैट दिस क्वालिटीज, ये दिस क्वालिटी मतलब ये क्लीनेस्ट, मोस्ट प्योर, द बेस्ट, द इलाइट, द क्लोजेस्ट टू गॉड, ये वाला जो है, दिस क्वालिटीज आर फ्रेजाइल एंड कैन बी इजीली compromise थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्यूशन। मतलब दूसरों को इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्यूशन मतलब ये निचली जाति वाले या निचली वर्ण वाले आदमी को अगर छुएंगे, तो ये तो ऊपर का जाति वाले जो ब्राह्मण है, और इन लोगों से छुएंगे तो टच में आ जाए, कंटामिनेशन हो जाएगा, मतलब वो प्रदूषित हो जाएगा, और वो पोल्यूशन में पोल्यूटेड हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों को ये वाला फील बचपन से डाल दिया जाता है कि हम लोग सबसे सेंस ऑफ सुप्रीमेसी, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी का ये बात पहले से डाल दिया जाता है, ठीक है? इसीलिए वो लोग, ये तो ये तो इन लोगों को सोशलाइज़ेशन के क्रम में ये होता है। ये कहाँ से होता है? ये भी तो आपको जानना पड़ेगा। यहाँ से होता है देखिए। अब यहाँ देखिए, उन लोगों को, ब्राह्मणों को यहाँ सर्वमुख से जन्म होने से, ये देखिए पुरुष में पुरुष, ये जीव में से पुरुष श्रेष्ठ होता है। पुरुष में भी नाभि से उत्पन्न ऊपर से भाग वाले श्रेष्ठ होता है, और नाभि से ऊपर से में भी मुख से सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। मुख से, अब ये देखिए, मुख से उत्पन्न होने से, ज्येष्ठ होने से, वेद के धारण करने से ब्राह्मण सबका सबसे श्रेष्ठ होता है देखिए। और वो हव्य कव्य के लिए भी मुख से उत्पन्न होने से उन लोगों को क्या, हव्य कव्य के लिए भी वो क्वालिफाइड हो जाते हैं। ये वाला उन लोगों के दिमाग में बैठाया जाता है। और खुद बोलता है मनुस्मृति, क्या बोलता है? 95 में तो हद पार कर लेता है। वो बोलता है, जिस ब्राह्मण के मुंह से देवलोग हव्य और पितर लोग कव्य खाते हैं, उस ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ कौन प्राणी हो तो होगा भाई। खुद को क्वेश्चन करके और मजाक और टाइट कर रहा है, चूड़ी और टाइट कर रहा है कि हमसे श्रेष्ठ कौन होगा, ठीक है? ये वाले ये देखिए, तो उस ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ कौन प्राणी होगा, ये हिसाब से बोल रहा है। और ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है देखिए, ये प्राणी में, बुद्धिजीवी में, मनुष्य में भी ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। और उसको क्या है, उसका, और ये बोलते हैं कि यहाँ देखिए, उसका ये पृथ्वी में जो कुछ भी है, उसका प्रिविलेज भी
वही है, उसका जो अधिकार का बात होता है राइट्स एंड प्रिविलेज, उसमें भी क्या बोलता है, पृथ्वी पर जो कुछ भी है, जो सब चीज़ है, वो सब कुछ ब्राह्मणों का ही है और ब्राह्मण उसे अपने धन के समान मानता है और ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न तथा कुलीन होने के कारण वो सब धन प्राप्त करने का अधिकारी होता है और दूसरे लोग ब्राह्मण की दया से सब अन्न आदि का भोग कर सकता है। ये वाला उन लोगों का दिमाग में सेंस ऑफ सुप्रीमेसी, वो डिवाइन अथॉरिटी से नहीं, सिर्फ वो ब्रह्मा ने उसको डिवाइन अथॉरिटी के हिसाब से नहीं, सिर्फ वो से नहीं, उनको डिवाइन लॉ एंड ना, जो धार्मिक संविधान मनुस्मृति है, ठीक है, जो रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मनुस्मृति उन लोगों को और कानूनी रूप से भी डिवाइन लॉ लॉ के सिस्टम से भी उन लोगों को पूर्ण रूप से अधिकार संपन्न करा देता है। ठीक है, ये वाला सेंस ऑफ सुप्रीमेसी उन लोगों को दिमाग में बैठाया जाता है। और देखिए, इसीलिए यहाँ देखिए, ठीक है, ये उसीलिए वो क्या होता है, वो अपना जात के ही भला करने में वो उसको भलाई होता है। इसीलिए आप देख सकते हो, वामपंथी लोग भी कम्युनिस्ट होते तो कम, आप खुद को कम्युनिस्ट बोलते हैं, मगर ये देखिए आप लोग वामपंथी लोग भी क्या करते हैं, खुद को कम्युनिस्ट तो बोलते हैं, मगर वो अपना ब्राह्मण जो आइडेंटिटी है, वो चीज़ वो लोग छोड़ नहीं पाते हैं। और जब धर्म परिवर्तन करते हैं, तो भी वो लोग फिर शर्मा जी, वर्मा जी लिखने, शर्मा जी, हाँ, दुबे जी, चौबे जी लिखने में वो लोग वो टाइटल बिल्कुल कास्ट, क्योंकि कास्ट ही उन लोगों को सोशल आइडेंटिटी जो है, वो उन लोगों का प्रिविलेज देता है, ठीक है, रिलीजियस प्रिविलेज देता है। वो प्रिविलेज की इंश्योरेंस के जो ब्राह्मण फैमिली में जब सिर्फ जन्म लेने के कारण से ही उन लोगों को एज ए इंश्योरेंस बिना लगानी मिल जाता है, तो इसीलिए वो लोग वो छोड़ ही नहीं पाते, ठीक है, इसलिए वो लोग उसको जहाँ चाहे मार्क्सवादी हो, चाहे लिबरल हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, वो अपना कास्ट आइडेंटिटी बिल्कुल छोड़ ही नहीं पाता है। इसीलिए वो लोग क्या है, वो लोग ये चीज़, ये वाला अपने कास्ट की और लीडर ऑफ हिज कास्ट एट बेस्ट, ये वाला उन लोगों के फीलिंग्स कभी भी दिमाग में नहीं, ये लोग वो घर कर लेता है, वो छोड़ नहीं पाते। And अब इसके लिए अब फॉर ही फील्स दैट एज ही डज फॉर नो अदर पीपल, इसके लिए वो चुपके से या कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट के व इथिक्स वर्सेस इकोनॉमी में वो कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट के कारण से वो ये चीज अपने आप को डिकास्ट या डिक्लास कर ही नहीं पाता है। वो डिकास्ट तो बिल्कुल ही कर ही नहीं, मार्क्सवादी क्यों ना हो, वो खुद को डिकास्ट कर ही नहीं पाता है। वो डॉक्टर अम्बेडकर वॉल्यूम इसमें भी तो यही बात करते हैं। जैसे एक और यहाँ देखिए, ठीक है, इसमें भी डॉक्टर अम्बेडकर उन लोग जो अपर कास्ट लीडर है, उन लोगों को वही चीज बात बोलते हैं। वो लोग ब्राह्मणिज्म के बारे में बिल्कुल ही, यहाँ देखिए, ठीक है, बड़ा बड़ा बात तो करते हैं, मगर ये स्पिरिट ऑफ ये ब्राह्मणिज्म के बारे में वो बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। रियल वे ऑफ टू ब्रिंग अबाउट यूनिटी इज टू रिमूव द कॉज, मतलब जो यहाँ वो समझाते हैं कि जो लेबर क्लास है, ठीक है, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट बोथ आर लेबर्स, ठीक है, श्रमजीवी वर्ग है, फिर भी उन लोगों के बीच में यूनिटी नहीं होता है, क्यों नहीं, इसीलिए रियल वे टू ब्रिंग अबाउट यूनिटी इज टू रिमूव द cause which makes one worker the antagonist of another work on the ground of race and religion। इसका मतलब क्या है, he is wrong in claiming rights which he is not prepared to give। अब ये तीन कंडीशन वो रखते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ देखिए, इसका इन अदर वर्ड्स वी मस्ट uproot brahminism first, this is spirit of inequality from among the worker, if he if the ranks of the laborer are to be united। मतलब जो श्रमजीवी वर्गों को एक करना है, तो पहले ब्राह्मणिज्म से उसको अपरूट करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, ये ब्राह्मणिज्म क्या करता है, सेंस ऑफ इनइक्वलिटी का बात करता है, इसलिए इसको
अपरूट आपको करना पड़ेगा। ये वाला डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली वो समझा रहे हैं, ठीक है? अब हम दूसरी अभी अब हम वो तो अब हम जो लिबरल वाले हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है? अब डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि it is not intended to say that there are no Brahmins who feel for the untouchable. जैसे डॉक्टर अम्बेडकर कहने का मतलब यह है कि जो बीच का जो दलितों का अच्छा सोचने वाला भी तो ब्राह्मण है, ठीक है? उनका भी तो जैसे ऐसे ऐसे ब्राह्मण ये है ही नहीं जो अस्पृश्यों से सहानुभूति रखते हैं, ये सोचना भी गलत है। यहाँ लिखिए इसका उन यहाँ लिखिए ये अपनी जाति के लिए ये उनकी होता है, उनके अन्य अन्य किसी के लिए नहीं होता। इसका ये अर्थ नहीं है कि ऐसे ब्राह्मण है ही नहीं जो अस्पृश्यों से सहानुभूति रखते हैं। ठीक कहा जाए तो कुछ ब्राह्मण काफ़ी उदार उदार तथा विचारवान होते हैं, ठीक है? वो स्वीकार करते हैं कि अमूर्त रूप में अस्पृश्यता की प्रथा एक राक्षसी प्रवृत्ति है, वो स्वीकार तो करते हैं, अस्पृश्यता खराब है, ये है, तो लिबरल वाले ब्राह्मण है, उन लोगों की बात हो रहा है, ठीक है? और समाज को उससे गंभीर खतरा भी है, लेकिन अधिसंख्य हठ धर्मी ब्राह्मण ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ 2 बात करना चाहता हूँ। ये जो लिबरल वाले ब्राह्मण है, जो दलितों के अस्पृश्यों प्रति सहानुभूति तो रखते हैं, मगर कुछ वो काफ़ी उदार भी दिखने में दिखाई देता है, विचारवान भी लगते हैं, ठीक है? मगर खुद को सेवियर सिंड्रोम से लबरेज होता है, वो दलितों का वो मुक्तिदाता अस्पृश्यों का मुक्तिदाता भी मानता है और अस्पृश्य प्रथा खराब भी है, राक्षसी प्रथा है, ये भी वो बोलता है और समाज समाज का उससे गंभीर खतरा भी है, ये भी वो बोलता है, ठीक है? एक बा एक बार इंग्लिश में भी दिखा दूँ आपको, उसका मतलब क्या है? ये It is not intended to say that there is no Brahmins who feel for the untouchables. To be just, there are a few more moderate and rational Brahmins who admit the frightful nature of the institution of untouchability in the abstract and perceive the danger to society with which it is fraught. है मगर मैं इसको एक डॉक्टर अम्बेडकर की एक उनके लेख से एक और चीज़ मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। ये लोग बोलने तो बोलते हैं, खूब मीठी-चोरी की बात तो करते हैं, ठीक है? वो अच्छा बात नहीं है भाई, ठीक है? वो अनटचेबिलिटी से इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी अच्छा बात नहीं है, वो समाज के लिए खतरा है, सब चीज़ तो बोलते हैं। फिर भी वो लोग क्या है, वोल्टियर नहीं बन पाते हैं। अब हमारा इससे एक और वीडियो है, व्हाई ब्राह्मण्स कैनॉट बी अ वोल्टियर, उसमें भी आप एक अच्छे तरीके से हमने समझाया है, हम उसको इसको डिटेल नहीं जाएँगे, बस टच करेंगे। उन लोग लिबरल ब्राह्मण भी तो आगे आके ठीक है, दो दलितों के लिए लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, ब्राह्मण वो एक्टिविस्ट हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, सिविल सोसाइटी का आदमी हो, कोई भी हो, वो लिबरल जो ब्राह्मण है, वो दलितों के पक्ष में खुल के या ब्राह्मणों को तो बोलने जैसा बात तो करता है, मगर वो वोल्टियर जैसा जो वोल्टियर अपने स्वार्थ के विरुद्ध में, अपना जो सोशल कैपिटल एंड कल्चरल कैपिटल जो था, उसके खिलाफ वो लड़ा था, जो वोल्टियर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखाया था। वैसे ब्राह्मण स्कॉलर या ब्राह्मण जो आदमी लिबरल है, वो चीज़ कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? वो लॉन्ड मैन होता है, वो इंटेलेक्चुअल मैन नहीं होता है। लॉन्ड मैन मतलब वो ये कास्ट कंसिडरेशन मतलब जो हमने बता रहे हैं, यहाँ देखिए वही कास्ट कॉन्शसनेस उन लोगों के दिमाग में होता है दोस्तों, ये वाला कॉन्शसनेस ऑफ दिस ऑफ हिज कास्ट, वही चीज़ इन लोगों के पास होता है। इसलिए ये लोग अपने खिलाफ अपने स्वार्थ के लिए ये ब्राह्मण्स ओनली लॉन्ड मैन एंड दे हैव नॉट प्रोड्यूस अ वोल्टियर, ठीक है? वो लॉन्ड मैन होता है और वो इमेंसिपेटिंग बीइंग नहीं होता है, इसलिए फ्री टू एक्ट विदाउट एनी स्वैप बाय कास्ट कंसिडरेशन। ये वो इमेंसिपेट जिसका है, मगर जो जो लॉन्ड मैन है, वो कास्ट कॉन्शसनेस एंड इज अलाइव टू द इंटरेस्ट ऑफ हिज कास्ट क्लास मतलब अपने जाति या वर्ग के खिलाफ वो लड़ ही नहीं पाता है, वर्ण या जाति के खिलाफ, इसलिए ब्राह्मण वो कर नहीं पाता है।
उसका सेल्फिश इंटरेस्ट होता है। अब हम लोग बताया एथिक्स वर्सेस इकोनॉमी में वो सेल्फिश इंटरेस्ट के का वही चीज़ को चूज़ करता है, क्योंकि वो इंटरनल लिमिटेशन ही उसका इंटेलेक्ट को कंट्रोल करता है। और दूसरा चीज़ बोलते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर उन लोगों के पास हिंदू जो सिविलाइजेशन हुआ, हिंदू जो धर्म है, उसे उसको सुपरमैन का पावर देता है। उससे क्या होता है? सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स मिलता है। वही ब्राह्म वो उसका एवरी ब्राह्मण का इंटरेस्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। देखिए एज अ नेचुरल एवरी ब्राह्मण इज इंटरेस्टेड इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। यही मेंटेनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी बनाने के चक्कर में वो ब्राह्मण लीडर भी वही अपना कास्ट वो अपना कास्ट के लिए बेस्ट लीडर बन पाता है और सब पीपल के लिए बिल्कुल नहीं बन पाता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए यहाँ देखिए वो क्या होता है ये सुपरमैन। ठीक है, सुपरमैन। अब सुपरमैन क्या है, हम आपको थोड़ा इसको भी दिखा देते हैं सुपरमैन क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये ये वाला देखिए यहाँ, ये वॉल्यूम 3 का है। ठीक है, हिंदू सोशल ऑर्डर इट्स यूनिक फीचर। ये वाला इसमें सुपरमैन दिखा है, देखिए सुपरमैन। और सुपरमैन का क्या होता है मैं हिंदी में भी दिखा दूं। ठीक है, ये सुपरमैन का कॉन्सेप्ट में इनको क्या बना देता है, इनको सब चीज में ब्राह्मणिकल सुपरमेसी और प्रिविलेज ये महामानव ब्राह्मण बना देता है। महामानव ब्राह्मण का पास क्या होता है, उसके ब्राह्मण की स्थिति में। ठीक है, उसको मुंह से उत्पन्न होने से ये देखिए ये वाला अभी हमने बात किया है, वो सबसे सर्वोपरि होता है ना, सबसे उसका पूरा उसका सबसे पवित्र श्रेष्ठ भी तो यहाँ आ गया। ठीक है, इसका स्थिति में और इसमें उसका सर्वोपरि होता है और उसका वो उसको फांसी को सजा बिल्कुल दे नहीं पाते हैं। क्यों, यहाँ भी दिखा है देखिए यहाँ उसको प्राण दंड का अधिकार उसको नहीं है, उसका मुंडन करना ही उसका प्राण दंड है। और दूसरा हुई तो उसको प्राण दंड दीजिए। अगर वो चोरी किया समस्त पाप किया तो उसको उसको वध नहीं करना है, दूसरा हुआ तो वध कर देना है। अगर ब्राह्मण हुआ तो उसके धन के साथ अक्षत करके उसको कुछ क्षति नहीं करके उसको धन के साथ ही उसको निर्वासित करना है। और ब्राह्मण को सम्मान समान पृथ्वी पर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं, ब्राह्मण वध तो करना ही नहीं है। इनका इतना प्रिविलेज रहता है सुपरमैन का। और सुपरमैन का क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला उसको फांसी सजा नहीं दे सकते हैं। और उसका शादी में भी वो तीनों वर्ण का कर सकता है, नीचे का तीनों वर्ण का लेडी शादी कर सकता है, मगर शूद्र बिल्कुल नहीं कर नहीं सकता है। व्यवसाय में भी अगर घाटा हो गया तो तीनों तीनों वर्ण संकरता और कर्ण संकरता दोनों वो कर सकता है, उसके लिए बिल्कुल व्यवस्था किया है। जैसे संकट में आ गया तो वो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, सबका वो कर सकता है। ये वाला उसका उसका कर्तव्य कुछ नहीं है भाई, उसका खाली गुलाम बनाना है, मगर उसका गुलाम प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। सेवा के सिवाय और कुछ नहीं सेवा का। अब शूद्र के क्या बना है, सेवा के सिवाय कुछ सेवा करना ही करना है, विद्या अर्जन से अनुमति नहीं है ना? वेद अध्ययन का कोई वो नहीं है, उसको शूद्र और अंत्यज को अछूतों को, देखिए गरिमा का कोई नहीं है, उसका पूरा नामाकरण ही एकदम दास युक्त, घृणा युक्त ऐसे हिसाब से उन लोगों को रखना है। अब ये वाला आश्रम सिस्टम भी वही हालत है। इस कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है, जो आदमी देखिए महामानव जो है, वो महामानव का इतना उसको शास्त्र ने ऐसा बनाया कि विशेषाधिकार तो दिया है, मगर उसको सामान्य जन के प्रति कोई ज़िम्मेदारी महसूस ही नहीं किया है। वो सामान्य जन के प्रति वो जवाबदेही होता ही नहीं है। ठीक है? और दूसरे धर्म में जो होता है, वो वाला सिस्टम इनका कोई नहीं है। जैसे ज़कात वाला सिस्टम ये का है ना, जैसे कि उसमें ये ज़कात वाला सिस्टम जैसे इस्लाम में होता है, ऐसे क्रिश्चियनिटी में जैसे दशमांश के बाद दशमांश के और दूसरा चीज़ भी होता है, वो वाला इन लोगों में कोई नहीं। यहाँ तो क्या है, दान करते हुए तो बाध्य नहीं है। वो महामानव क्या है, सामान्य जन के उत्थान के लिए दान करने हेतु बाध्य बिल्कुल नहीं है। दान स्वीकार करना महामानव का एकाधिकार है, और किसी और व्यक्ति द्वारा दान लिया जाना पाप, ये लिखा है। और दान दे सकता है और आदमी, मगर दान ले नहीं सकता। दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को, महामानव को है, वो सुपरमैन का है।
मतलब सामान्य जन शूद्र जो महामानव की सेवा के लिए ही पैदा होता है। वो लिखा है, फिर सेवक के प्रति उसके सद्भाव होना आवश्यक बिल्कुल नहीं। और वो अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा निवास स्थान देने के लिए वो बाध्य नहीं है। बाध्य बिल्कुल नहीं है। ये इतना घटिया देखिए, मगर वो शूद्र को जूठा भोजन देगा, है ना? पुराने वस्त्र देगा, अन्न का पुराना बर्तन देगा। उसको ये सेवा के सिवाय और कुछ नहीं काम करना है। काम खाली ब्राह्मण का सेवा ही सबसे उसका उत्तम है, मगर उसको काम कुछ नहीं दे करना है। उसको वेतन भी नहीं देना है। ये शूद्र धन संचय भी कर नहीं सकता है, फिर भी वो ऐसे करे तो शूद्र का धन संचय करता है तो ब्राह्मण को वो ठेस पहुँचाता है। इसलिए उसको धन संचय करेगा तो उसको ज़बरदस्ती धन को भी लूट लेना है। ठीक है? ये महामानव इसलिए ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ मोरालिटी, यहाँ जो ये चीज है, ठीक है? यहाँ हम आपको एक चीज दिखाएंगे, ठीक है? जो ढोरबहादुर बिष्ट जी ये चीज तो बोलते हैं, इन लोगों के पास क्या होता है, ठीक है? ये इन लोगों के पास सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होता है, सेंस ऑफ मोरालिटी भी इन लोगों के पास बिल्कुल नहीं आता है। और दूसरे लोगों को फेयर ऑफ पनिशमेंट में डाल के, वो अगर कुछ नहीं करेंगे तो पाप हो लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरे लोगों को फेयर ऑफ पनिशमेंट में डाल के वो फायदा उठाने के चक्कर में ये लोग हर वक्त होते हैं। इन लोगों का कोई दूसरे लोगों के प्रति सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेंस ऑफ मोरालिटी भी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसीलिए ये लोग क्या होता है, ये लोग अच्छे लीडर बन ही नहीं पाते, देखिए यहाँ। इसीलिए ये लोग, ठीक है, ये ब्राह्मण लीडर लोग ये अपने कास्ट के दायरे से, अपने स्वार्थ के दायरे से, ठीक है, और यहाँ भी तो बोलते हैं वो यहाँ ये ये सुपरमैन, दे नेवर राइज चैलेंज ऑफ द और थ्रेटन द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स। इसीलिए वो लोग जो वॉलंटियर बन के सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण के खिलाफ वो लोग बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए एवरी ब्राह्मण इज इंटरेस्टेड इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, और जिसका बी ही ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स, वो क्लियरली बोल देते हैं। चाहे वो लिबरल ब्राह्मण के बात हो रहा है या ऑर्थोडॉक्स हो या अनऑर्थोडॉक्स हो, क्राइस्ट हो या ग्रिस्त हो, या स्कॉलर हो या न हो, ये सब हाउ कैन ब्राह्मण्स अफोर्ड टू बी वॉलंटियर, मतलब ये वॉलंटियर बन ही नहीं पाते, क्योंकि ये लोग अपने अपने स्वार्थ के पर खिलाफ में लड़ ही नहीं पाते दोस्तों। इसीलिए ये लोग ये वाला ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी तोड़ ही नहीं पाते, ठीक है? इसलिए ये अच्छा लीडर बन नहीं पाते हैं। और क्योंकि इन लोगों को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है और सेंस ऑफ मोरालिटी के बात भी नहीं है, इसलिए वो अच्छा अच्छा वाले वो बन नहीं पाते। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है? ये अब ये हम लोग बात करेंगे, ये कैसे इन लोगों को ऐसे कैसे बनाया जाता है? ये सुपरमैन को ये इतना स्वार्थी कपटी कैसे बनाया जाता है? इसमें बोलते हैं कि जैसे ये पाउलो फेरी बोलते हैं, ठीक है? पाउलो फेरी बोलते हैं कि जैसे इन लोगों का क्या होता है, गुरुकुल सिस्टम होता है। गुरुकुल सिस्टम मतलब क्या होता है, ये बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन वाला होता है। ये बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन इन लोगों को यही चीज़ से कि इन लोगों को ऐसा बना देता है। क्या होता है बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन? बैंकिंग मॉडल में टीचर स्टूडेंट कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। इसमें सोचा जाता है कि टीचर को सब आता है, गुरु को सब आता है, ऋषि को सब आता है। टीचर खाली दिमाग होता है, उसको डिपॉजिट करना है, ठीक है? ये वाला बैंकिंग मॉडल का ये वाला सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इससे क्या होता है? इससे आपको इनका क्या होता है, यहाँ देखिए, इससे ये इसमें, ठीक है? इसमें आपको एज ए मैटर ऑफ ऑपोजिशन थ्योरी ऑफ कल्चरल एक्शंस होता है। फॉर्मर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड द लैटर इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेशन। मतलब ये डायलॉजी एंटी डायलॉजी का बात हो रहा है, ठीक है? इसमें जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसमें प्री सपोजिशंस ये वाला बैंकिंग मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन होता है। द प्रॉब्लम पोजिंग, और दूसरा होता है
प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन में टीचर और स्टूडेंट उसको क्या जाना माना जाता है, उसको आपको इसमें म्यूचुअल प्रोसेस होता है और लिबरेशन, ये लिबरेशन का मेथड माना जाता है प्रॉब्लम पॉजिंग, ए वर्ल्ड मेडिएटेड अटेम्प्ट टू बी मोर फुल्ली ह्यूमन। इसमें प्रॉब्लम पॉजिंग में ह्यूमनाइजेशन होता है, तो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन में बिल्कुल ये वो उसको बना देता है, डिह्यूमनाइज बना देता है। ठीक है, ये वाला सिस्टम इन लोगों का होता है। और बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन जो है, वो इन लोगों को क्या कैसे बना देता है, जैसे देखिए ये ये एंटी डायलॉजिक एक्शन इन लोगों को कॉन्क्वेस्ट बना देता है, डिवाइड एंड रूल वाला चतुर ये वाला समाज भाड़ने वाला सिस्टम बना देता है, मैनिपुलेशन करने वाला और कल्चरल इन्वेजन करने वाला ये वाला इन लोगों को बना देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ है बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। ये इससे क्या होता है? इसमें यहाँ ये देखिए, टीचर वन इंडिविजुअल रिसाइटिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज एंड अदर दैट स्टूडेंट, जो टीचर है वो वो लेक्चर देगा, स्टूडेंट जस्ट लिसन करेगा और मेमोराइज करेगा, मगर नो कनेक्शन विद द रियल लाइफ। देयर इज एन अ वेरी पैसिव लर्न स्टाइल, ये पूरा पैसिव लर्न स्टाइल है, ये ऑपरेसिव टाइप का है, ऑपरेशन इससे बढ़ जाता है, मतलब इसे शोषण बढ़ जाता है, क्योंकि उसको इसको पैसिव गुलाम बनाने का प्रोसेस होता है, उसको पैसिविटी होता है, क्योंकि ये डिवाइन लॉ आधारित सिस्टम में इन लोगों को वैसे ही पढ़ाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, टीचर सब उसको सब कुछ आता है, स्टूडेंट कुछ भी नहीं आता है, और ये क्या कर लेता है, नॉट अलाउडेड टू क्वेश्चन द वर्ल्ड और देयर टीचर्स, मतलब क्वेश्चन करने का कोई अधिकार नहीं होता है, इसीलिए वो पेसिव रेसिपिएंट हो जाता है स्टूडेंट, इसीलिए वो गुलामी को स्वीकार करने में ऐसे वो साइलेंसिंग हो जाता है वो, क्योंकि क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं होता है, तो सुनता रहता है सुनता है, इसका क्रिटिकली माइंड बिल्कुल नहीं चलता है, इसीलिए वो पैसिव रिसिपिएंट हो जाता है, वो लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, उसका कोई चॉइस फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होता है, इसीलिए वो डिह्यूमनाइज होके ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने बताया ये ब्लैंक स्लेट्स मॉडल बोले जाते हैं इसको, और दे विल नेवर बी एबल टू क्वेश्चन द वर्ल्ड एंड दे इफ दे नीडेड टू, देन ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है वो, जस्ट एक्सेप्ट, it encourage them to just accept and what is thrust upon them and accept that as correct. It makes the first step of humanization very difficult, and that is dehumanization of the humanize, but say dehumanization और ऑब्जेक्टिफाई प्रोसेस में इन लोग हो जाता है, इसीलिए वो जैसे मिथक होता है ना, ऑपरेसर जैसे मिथक होता है, मिथक के सिस्टम को भी वो क्रिटिकली क्वेश्चन कर ही नहीं पाता है, वो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन होता है। दूसरा होता है प्रॉब्लम पोजिंग, उसके हम बाद में बात करेंगे प्रॉब्लम पोजिंग इसमें क्या होता है, ठीक है। और इस ये सुपरमैन ये कारण से ये लोग क्या हो नहीं पाते हैं, जैसे यहाँ अब ये लोग बोलते हैं, ठीक है, फ्यू और मोर एबल्ड, ये तो इसलिए ये लोग बोलते हैं बिल्कुल ही बन नहीं पाते हैं, ठीक है। अब जनरल मेजोरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स, फिर भी ये लोग थोड़ा सहानुभूति तो रखते हैं, ठीक है, अनटचेबल के खिलाफ वो लोग, ठीक है, विद्रोह तो कर नहीं पाते, थोड़ा बहुत सिंपैथी टाइप का इन लोगों का होता है, मतलब देखिए एब्स्ट्रैक्ट एंड ये ठीक है, अनटचेबल इन द एब्स्ट्रैक्ट एंड परसीव द डेंजर टू सोसाइटी व्हिच with which it is fraught. But the great majority of the Brahmins are those who doggedly deny the horrors of the system in the teeth of such a mass of evidence as his neighbor was brought to bear on any other subject, and to which the experience of everyday contributes in its immense amount, who when they are this, अब ये फिर दूसरी बात है, ठीक है। यहाँ से वो बोल रहे हैं कि ये लोग, और दूसरा वाले जो कट्टर वाले ब्राह्मण है, ये लोग तो पूरा पूरा थोड़ा वो लोग सिंपैथी रखते हैं, जो सॉफ्ट वाले होते हैं, और दूसरा वाले होते हैं जो अधिक संख्या में हठवादी ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचते हैं, वो बड़े अभूतपूर्व मात्रा में
उपलब्ध कराए गए प्रमाण और प्रतिदिन का प्रचुर अनुभव होते हैं। उन लोगों को कोई जैसे डे टू डे लाइफ में वो देखते तो रहते हैं, अछूतों के प्रति वो जो हाल का दमन, अत्याचार देखते हैं, ठीक है, प्रचुर देखते हैं, फिर भी कोई आदमी उसको तथ्यगत प्रमाणगत रूप में बात करता है, तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रथा के भयंकर रूप को अस्वीकार वो करते हैं, ठीक है? वो जब आज़ादी के बाद जैसे उतना होने से भी वो लोग इस प्रथा का भयंकर रूप को अस्वीकार कर वो भयंकर रूप जो मतलब दमनकारी रूप को भी वो अस्वीकार करते हैं। मतलब बोलते हैं ना, हमारे यहाँ वेद में ऐसा है, हम लोगों को ये मनुस्मृति में मिलावट हो गया, ठीक है? और रामायण में नहीं है, मनुस्मृति में नहीं है, गीता में ये विभेद नहीं है, ये वाला इन लोगों को खाली इग्नोर करते हैं और दूसरे को ब्लेम करके खुद को ये अंग्रेज द्वारा मिलावट है, अंग्रेज कास्ट सिस्टम अंग्रेज ने लागू किया, छुआछूत अंग्रेज के जमाने में हो गया, ऐसे वाले इन लोगों का मूर्खता का इन्फिनिटी ऑफ एरोगेंस दिखाते रहते हैं, ठीक है? अब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि अगर वो आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी का मतलब उन लोगों के हिसाब से क्या होता है? उनका मतलब है अपने मानवों का दमन करना, मतलब जो हिंदू कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड ना होके हिंदू के अंदर का जो वर्ण है, ऊपर का वर्ण नीचे का वर्ण का क्या करेगा? वो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग जाएँगे तो ये वाला जो ऊपर का जो है वो नीचे को दमन करेगा। जितना नीचे जाएगा उतना दमन करेगा। ऊपर का जो जितना तक उसका फ्रीडम होगा, वो उसका सम स आत्म उसका स्टेटस भी बढ़ेगा, उसका राइट्स भी बढ़ेगा, नीचे आएगा तो ड्यूटीज़ बढ़ेगा, वो उसका घृणा होगा, आत्मसम्मान कुछ नहीं होगा। ये वाला सिस्टम इन लोगों का बनाया रखा है दोस्तों, ठीक है? ये वाला। इसीलिए अब हम लोग अब यहाँ देखिए, अब यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर यही बात कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब उनको अपने मानव का दमन करे और उनके प्रति बर्बर, दयनीय एवं क्रूर व्यवहार करे। इस इसका मतलब क्या है? ये देखिए, यही बोल रहे हैं। हिंदू कॉन्शसनेस ऑफ काइंड समग्र हिंदू का हम लोग बराबर है, समान है, ये वाला फीलिंग्स नहीं होता है। उन लोगों को होता है कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट, ऊपर का नीचे से दबाना। वो फ्रीडम का मतलब खाली क्या है? वही है। अपने को अपने उनके प्रति बराबर निर्दयन क्रूर बने रहना और उनके मनमाने अधिकार का विकास केवल अस्पृश्यों के अहित में ही होते हो सकता है। उनका फ्रीडम का मतलब अस्पृश्यों के लिए जो चाहे जो मन में आए वो करना ही उनका फ्रीडम होता है, ठीक है? और उनकी यहाँ थोड़ा इंग्लिश भी दिखा दूँ मैं, ये ठीक है? फ्रीडम फ्रीडम ऑफ ऑपरेस देयर काइंड एंड टू बी savage, merciless and cruel, and whose inalienable rights can only have their growth in the wrongs of the untouchables and their अब और बोलते देर अब थोड़ा यहाँ हम लोग उनकी भावना ना हो तो ये सहन करने की अब इन लोगों की जो भावना भी ऐसा नहीं होता है कि देखिए ये अंग्रेज लोगों इन लोगों का जो सेंस ऑफ सुप्रीमेसी और सेंस ऑफ इस जो वाले सेंस ऑफ सुप्रीमेसी या जो इन लोगों का जो दूसरे लोगों से हम लोग फर्क है जो सोच है ये इतना इंफेरिटिव एरोगेंस भी साथ साथ होता है ठीक है, सुपरमेसी होने का मतलब इंफीरियर भी इन लोगों का इंफीरियर एरोगेंसी भी साथ-साथ चलता रहा है। मतलब वो अंग्रेज लोग उनसे ऊँचे हैं, ये भी ये स्वीकार नहीं पाते हैं और न ही ये सहन करेंगे कि अस्पृश्य का दर्जा उनके बराबर है, ये भी ये स्वीकार नहीं पाते हैं। मतलब उनसे जो नीच है, उसे उनकी छाया से भी वो दूर रहना चाहते हैं। ये ये यही है उनकी सामाजिक और राजनीतिक मनोवृत्ति का सही सार। मतलब सामाजिक और राजनीतिक सार ये जो लीडर है ब्राह्मण लीडर का ऐसा वाला इन लोगों का माइंडसेट जो मनोवृत्ति ऐसा वाला होता है। मतलब वो क्या बोलते हैं कि जैसे देयर डेलिकेट जेंटिलिटी है ना विल नाइदर बियर द इंग्लिशमैन एज सुपीरियर नॉर विल इट ब्रोक द अनटचेबल एज इक्वल मतलब कि आई विल नॉट टोलरेट अ मैन अबव मी मेरा से ऊपर का मैं टोलरेट नहीं करूंगा एंड दोज हु बिलो डोंट मस्ट अप्रोच नियर मी जो नीचे है वो मेरे से नीचे मेरे बराबर भी नहीं आ सकता है मगर मेरे से ऊपर कोई उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा
इतना पाखंडी हिपोक्रेसी इन लोगों के दिमाग में होता है। इसका मतलब द ट्रू स्पिरिट ऑफ देयर सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल क्रीड्स, इन लोगों का ये वाला हालत होता है। और अब फिर और बोलते हो, दोज हु स्पीक अगेंस्ट द एंटी सोशल स्पिरिट ऑफ द ब्राह्मण लीडर्स, है ना, उन लोगों का जो एंटी सोशल स्पिरिट ऑफ ब्राह्मण लीडर के बारे में जो बोलते हैं, उनको वो क्या बोलते हैं, एंड आर often, है ना, often courteously that in their denunciation they do not pay sufficient regard to the existence of the first class of Brahmin leaders। कहने का मतलब क्या है कि वो खुद को जो उनके विरुद्ध बोलते हैं, ब्राह्मण नेताओं की समाज विरोधी भावना की आलोचना जो करते हैं, उनका चेतना, उनके ये चेतना दी जाती है कि अपने आलोचना में ब्राह्मण नेताओं की प्रथम श्रेणी के अस्तित्व को और समुचित ध्यान न देने के बाद करते हैं। और निसंदेह ऐसा होता है। उनके व्यक्तिगत तथा आर्थिक त्याग, अब ये बोलते हैं कि उनमें उनमें इन लोगों में व्यक्तिगत तथा आर्थिक त्याग के बहुत कम उदाहरण पाया जाता है। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ बोल रहे हैं। इन लोगों को और दूसरे लोगों के प्रति कोई ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं होता है। ये उसका, जैसे यहाँ भी आप लोग देख रहे हो, ये सुपरमैन का देखिए, कोई जवाबदेही नहीं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं, खाली दूसरे का दान लेना उन लोगों का एकाधिकार है, ठीक है? कर्तव्य आपसे नीचे का, और आपने वो इर्द-गिर्द के आदमी के पास उन लोगों का कोई कर्तव्य होता ही नहीं है, ज़िम्मेदारी नहीं है, सेंस ऑफ मोरालिटी भी नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ठीक है? ये वाला इन लोगों का हाल होता है। इसीलिए ये लोग क्या होते हैं? ये लोग इसीलिए ये लोग वो आर्थिक रूप में और ये व्यक्तिगत रूप में ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये लोग त्याग नहीं करते। इसी प्रकार उनमें उनकी अस्वाभाविक शक्ति के प्रयोग में नरमी दिख सकती है। उसी प्रकार कभी-कभार क्या होता है, उनकी अस्वाभाविक शक्ति के प्रयोग में नरमी तो दिख सकती है, फिर भी आशंका है कि इस अन्याय को उस स्थिति से जुदा नहीं किया जा सकता जिससे कि मानवता तथा सच्चाई का वास्ता पड़ता है। जब मानवता और सच्चाई की बात आती है, तो वो लोग फिर जब इथिक्स वर्सेस इकोनॉमी की लड़ाई में वो फिर इकोनॉमी या अपने स्वार्थ का चयन कर लेते हैं। इसीलिए अस्पृश्य को दयनीय स्थिति इसलिए कुछ अधिक सहनीय नहीं हो जाती है कि कुछ उदार लोग सहानुभूति दिखाते हैं। जो ये लिबरल वाले जो तथाकथित लिबरल वाले जो लोग हैं यहाँ, ठीक है? वो लिबरल वाले जो दिखाते हैं, उससे अस्पृश्यों का ये कुछ ब्राह्मण वाले, यानी कि जो वाले देखिए यहाँ देखिए, ये हू फील अनटचेबल एंड अ फ्यू मॉडरेट एंड रैशनल ब्राह्मण्स, इन लोगों को कुछ अच्छा फील करने से, इन लोगों ने कुछ अच्छा बात करने से अछूतों का अच्छा बात होने वाला बिल्कुल नहीं है। कुछ उदार लोग सहानुभूति दिखाते हो तो अछूतों का कुछ अधिक सहनीय नहीं है, और नहीं है सच्ची या न्यायिक क्रोध की प्रतिकूल बाढ़ बाढ़ रुक सकती है, क्योंकि अपने प्रबल वेग में वो उन चंद लोगों को भी निगल जाते हैं। मतलब जो हठवादी कट्टर ब्राह्मण बहुसंख्यक है, उन थोड़ा अच्छा सोचने वाला ब्राह्मण को भी वो लोग निगल जाते हैं, और दोषियों की भीड़ की अपेक्षाकृत निर्दोष है। जो जो थोड़ा सा सिंपैथी रखते हैं, उन लोगों को भी निगल पाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सिंपैथी तो वो लोग रखते हैं। सिंपैथी रखने से क्या होगा, वो उनके खिलाफ तो जैसे बोलते हैं कि जैसे ये लोग लड़ ही नहीं पाते। 1 टू 1 जैसे क्लास मार्क्सवादी लोग भी तो देखिए ना, जब क्लास स्ट्रगल की बात तो करते हैं, ठीक है? जब क्लास स्ट्रगल की बात तो करते हैं, मगर जैसे वर्ग संघर्ष के लिए लड़ने के लिए जैसे वो लोग बावले होते हैं, ठीक है? जो हथियार उठाने की बात करते हैं, दुनिया करते हैं, मगर ब्राह्मणवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए वो लोग कोई चासो बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल ढकोसला के रूप में रह जाता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि देखिए, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डिवाइन लॉ आधारित है। मतलब जो गीता में भी लिखा है, ये क्या है? स्त्री वैश्य शूद्रो पाप योनि है, और ब्राह्मण लोग
पुण्य योनि है, इसलिए वो सेंस ऑफ सुप्रीमेसी, सेंस ऑफ इस ये सेंस ऑफ ये ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी एंड सेंस ऑफ स्ट्रेंजमेंट इन लोगों के पास बिल्कुल ये प्योरिटी की बात करते हैं ना, ये गीता भी तो यही बात करता है। ये इसलिए इन लोगों को ये होता क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि ये डिवाइन लॉ आधारित है, ठीक है? डिवाइन लॉ मतलब क्या है? यहाँ देखिए, ठीक है? ये ये स्पेशल क्वालिटीज ये से लवरेज होता है। ये इन लोगों का ब्रह्मा ने बनाया हुआ, मनुस्मृति में तो बाकायदा यही तो लिखते हैं, जो भी चीज है ये देखिए, पृथ्वी ये सब ये क्या है? ये ब्रह्मा द्वारा बनाया गया नियम ये, और सृष्टि किया हुआ ये ब्रह्मा का खेल ही ब्रह्मा का है, इसलिए ये डिवाइन अथॉरिटी आधारित सिस्टम है, व्यक्ति का कोई नहीं चलता। ये वाला सिस्टम से ये लोग बिल्कुल आते हैं, इसलिए इन लोगों के पास कुछ भी वो वाले सिस्टम दूसरे के लिए करने के लिए कोई नहीं रहता। अब हमको अब ये समाज अच्छा बनाना है तो करना क्या है? ठीक है? अब हमको थोड़ा मैं आपको समराइज़ करना चाहता हूँ। ये इससे क्या है? साउथ ब्रो कमिटी बोलता है, इसे आप लोग देखिए, साउथ ब्रो कमिटी जो है, वो बोलता है अम्बेडकर का तर्क ये होता है कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के हित केवल अलग नहीं है बल्कि शत्रुतापूर्ण है, एनिमीज़ है, क्योंकि वो समग्रता के बारे में सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो कॉन्शसनेस ऑफ काइंड उन लोगों का नहीं होता है, कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट की वजह से वो शत्रुतापूर्ण व्यवहार नीचे के आदमी से करते हैं वो लोगों को, सेंस ऑफ सुपरमेसी, सेंस ऑफ क्यों करते यहाँ तो स्पष्ट रूप में बोल लिख देते हैं बहादुर बिस्ट्री क्लियरली, इसीलिए वो देखिए स्कूल में भी ये यहाँ देखिए स्कूल में द चाइल्ड ऑफ प्राइस्ट कैनॉट पार्टिसिपेट इन सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। आजकल के सेक्युलर जमाने में ये कर पाते, पहले क्या क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि इन लोगों के पास ये वाला सेंस ऑफ सुप्रीमेसी वाला, सेंस ऑफ प्यूरिज्म वाला जो थ्योरी था, इसीलिए वो लोग ये नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो दूसरे लोगों को क्या है शत्रुतापूर्ण व्यवहार से वो लोग देखते हैं। और वोल्टेयर के बारे में भी वही है, हमारे पिछले डिबेट में भी हम लोगों ने दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं, ब्राह्मणों ने वोल्टेयर क्यों नहीं बन पाता है? ये हमारा पिछड़ा मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर टैग कर देता हूँ, और उसमें भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है? अगर किसी वर्ग ने व्यवस्था के भीतर से तोड़ने वाला कोई आलोचक ही पैदा नहीं किया जाए, तो उस पर ये भरोसा कैसे किया जाए कि वो सबकी समानता के रास्ते पर ले जा सकता है? क्योंकि ब्राह्मण लीडर अगर वो सबके लिए नहीं सोचता है, वो हिसाब से वो सोच ही नहीं पाता अपना खुद का, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी ब्राह्मणिकल लीडर वो मेंटेन करने का चक्कर में रहता है, तो वो कैसे सबका लीडर बन सकता है दोस्तों? ये बिल्कुल नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। और ब्राह्मण लीडर आप देख सकते हैं, ठीक है? ब्राह्मण लीडर क्या है? वो ब्राह्मण लीडर कॉन्शसनेस ऑफ काइंड ये बिल्कुल नहीं होता है, और कौन या ब्राह्मण का नेतृत्व जाति चेतना मतलब ये कॉन्शसनेस ऑफ हिज कास्ट जो होता है, इस पर आधारित होता है ब्राह्मण लीडर में। मैं अलग हूँ, ऊँचा हूँ, ये वाला जो सेंस ऑफ सुप्रीमेसी होता है, इससे क्या सच्चा नेतृत्व, जो मानवता की चेतना ओके, जो संपूर्ण क्या है मान यहाँ भी तो बोल रहे हैं, देखिए यहाँ बोलते में इसमें भी तो बोल रहा है, वो क्या होता है? वो इमेंसिपेटिंग बीइंग होता है। वो अपना क्लास कंसिडरेशन से ऊपर जाता है, वो सबके लिए लड़ने वाला, मानवता के लिए लड़ने वाला, समता, स्वतंत्रता। फ्रांस रिवॉल्यूशन का मेन जो लक्ष्य था, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व वाला, वो संपूर्ण मानव के लिए लड़ने वाला जो चेतना है, उससे लबरेज होता है, मगर ये ब्राह्मण लीडर में ये चीज़ बिल्कुल नहीं मिलता है। और आप एक और चीज़ देख सकते हो, जब ये इसका एथिक्स वर्सेस इकोनॉमी का बात आता है, ठीक है? जब यहाँ ये सेल्फिश हो जाता है, देखिए, सेल्फिश इंटरेस्ट में हो जाता है। जब अम्बेडकर पूछते हैं कि क्या वो नेतृत्व नैतिक हो सकता है, जो समानता से अपना आर्थिक और सामाजिक लाभ उठाता है? अगर सत्ता जाति जाति विशेषता के विषय विशेष अधिकार मतलब ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी से आती है, तो वो क्या कभी न्यायपूर्ण हो सकती है? ये डॉक्टर अम्बेडकर बिल्कुल
बात करता है। और वो हितों का टकराव मतलब जो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जहाँ ब्राह्मण विशेषाधिकार, वर्चस्व और प्रतिवर्ष की बात होता है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात होता है, तो ब्राह्मण सामाजिक दर्जा, धार्मिक वर्चस्व और ऐतिहासिक प्रतिष्ठा से उसी असमानता पर टिकी रहना चाहता है। तो वो वर्ग, वो वर्ण, वो जात जो असमानता से ही शक्ति पाता है, वो बराबरी के लिए लड़ाई लड़ नहीं सकता है। क्या लड़ सकता है? इसीलिए ये भी सोचने का बात है। और ये विनियोजन की अनुभूति या सार्वनैतिकता की कसौटी, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जैसे उसमें जो डिवाइड का जो भावना होता है, ठीक है? जो विनियोजन का अनुभूति जो उसमें होता है, अम्बेडकर कहता है कि ब्राह्मण समाज बहुसंख्यक दलित बहुजन की जीवना जीवन अनुभूति से पूरी तरह वियोजित होता है। उसका क्या होता है? वो बिल्कुल उसको ले ही नहीं, डाइजेस्ट कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वो उसका उससे वो पहली बात तो उसका इंटरेस्ट वो नहीं होता है ना? दूसरी चीज़ उसको क्या होता है, उस अगर वो उसको जो शेष ज वही हम लोग जो बोल रहे हैं, सेंस ऑफ जो जो estrangement ये वाला जो सिस्टम है, आप जो यहाँ ये बात हो रहा है, ठीक है? अ, जो इसका ये दूसरे लोगों से फ़र्क फ़र्क हम लोग हैं, ये वाला जो सोचता है, ठीक है? अगर ये वाला सोचाई से वो लबरेज है, तो वो कैसे वो चीज़ कर पाएगा? मतलब ब्राह्मण समाज बहुसंख्यक दलित बहुजन की जीवन अनुभूति से पूरी तरह वो क्या है, वो उसमें उससे कटा हुआ है, ठीक है? उसका सेंस ऑफ इस सोशल स्टेटमेंट है, ठीक है? तो सवाल है कि सबका नेता होने का तो अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वो केवल बर प्रबंधन है या सबके लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी वो बिल्कुल कर नहीं पाता है। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर यही तो बोल रहे हैं। यहाँ देखिए तो, वो बोल रहे हैं कि जैसे देखिए, ये वाला सिस्टम में आप लोगों को उनके लिए लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप देख ही सकते हो। देखिए, जो उस अगर ब्राह्मण नेता वो सबके लिए लड़ना है, तो ब्राह्मणिज़्म एंड कैपिटलिज़्म दोनों से लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मणिज़्म मतलब इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के वो नेगेट करता है। इसके लिए इससे भी लड़ना पड़ेगा। और ब्राह्मणिज़्म पावर, प्रिविलेज एंड इंटरेस्ट ये कोई किसी ब्राह्मिन्स एज़ अ कम्युनिटी उन लोगों को देता है। इसीलिए इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और अपने हितों के अगेंस्ट जाके लड़ना पड़ेगा। तो क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल उसके लिए मुश्किल का बात है। और समकालीन प्रासंगिकता, आजकल के जो 21वीं शताब्दी ये वाला सिस्टम ये होता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर अब बोलते हैं कि क्या उसको करना क्या चाहिए तो? क्योंकि वो ये समाज का तो हिस्सा है, उसको ऐसे छोड़ तो नहीं दे सकते। अब क्या करना है? तो उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये जो जो ये वाला जो डिवाइन विल वाला जो सिस्टम है, उससे जाके फ्री विल सिस्टम में जाना पड़ेगा। जो ये कलाम सूत्र दूत आप देख सकते हो, ठीक है? ये क्या है? कलाम सूत्र है। कलाम सूत्र क्या है? ये बुद्ध का, ठीक है? ये, ये बुद्ध का कलाम सूत्र है, ठीक है? ये बुद्ध का कलाम सूत्र जो आधारित बुद्ध का अंगुत्तर निकाय का जो सिस्टम है, ये भी फ्री विल का बात करता है। फ्री विल मतलब उसको भगवान का दैविक नियम को फैटलिज़्म से बाहर ऊपर आके उसको खुद का अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा। उसको उसका मतलब क्या है? खुद का बुद्धि लगाना मतलब क्या है? ये पाउलो फेरी बोलते हैं देखिए, क्रिटिकली कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो कैसे होना है? क्रिटिकली कॉन्शियस कैसा होना है? उसके लिए आपको डायलॉजिक टाइप का एजुकेशन होना चाहिए। वो क्या होता है? ह्यूमन वर्ल्ड रिलेशनशिप को वो प्रायोरिटी देता है। वो जेनरेटिव थीम्स का बात करता है, ठीक है? वो और क्या-क्या चीज़ करता है? वो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेशन है वो। ठीक है? और वो वो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज का बात करता है, देखिए। वो और क्या बात करता है? यहाँ देखिए, एवरी एवरीवन लर्न्स अलोंगसाइड ईच अदर। कोई भी आदमी ज़ीरो होता है, ये वाला सिस्टम। जैसे
वो जैसे वो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन रखता है, ये प्रॉब्लम पोजिंग में वो वाला नहीं होता है। इसमें सब आदमी सीखता रहता है, अलोंगसाइड ईच अदर एंड क्रिएटिंग इक्वली एंड लैक ऑफ ऑपरेशन इसमें नहीं होता है। और को-प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज ये मानता है कि सब आदमी मिलके ये समाजवादी जो सोशलिज्म का जो फीलिंग्स है, वो वाला फील इसमें आता है। सब हम लोग मिल के बना रहे हैं, को-क्रिएटर है, ये वाला सिस्टम में हम लोग को जाना पड़ेगा एक नंबर। दूसरा नंबर हम लोग को फ्री विल सिस्टम में जाना पड़ेगा। डिवाइन विल को ये इसको नकार के हम लोग को डिवाइन विल फ्री विल सिस्टम में जाना पड़ेगा। फ्री विल मतलब क्या है? हमको क्रिटिकल माइंडसेट रखना पड़ेगा। ये क्रिटिकल माइंडसेट क्या होता है? यहाँ थोड़ा डॉक्टर अम्बेडकर इसमें भी बात करते हैं, ठीक है? क्रिटिकल माइंडसेट रखने का मतलब इसमें ये क्लियर बात करते हैं। क्या क्लियर बात करते हैं? मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है? वो बोलते हैं कि जैसे उम, सॉरी, ये तो साउथ प्रो हाँ, इस जैसे यहाँ तो वो बोलते हैं जैसे आपको यहाँ वाला, ठीक है? ये तो साउथ प्रो हो गया और ये वाला, उसको क्रिटिक क्रिटिकल के साथ-साथ और क्या-क्या होना चाहिए उसको? उसको डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ बोलते हैं, ठीक है? और ये मैंने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया? उसके लिए प्रज्ञा होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, समता होना चाहिए और उसको ईश्वर आत्मा मृत्यु के बाद की स्थिति मतलब पुनर्जन्म और पूर्व जन्म का इसको भी उसको छोड़ना पड़ेगा। और क्या-क्या करना पड़ेगा? उसको आज़ादी, ये स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ये सामाजिक उद्देश्य उसका होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? उसको क्रिटिकली कॉन्शियस तो होना पड़ेगा। क्रिटिकली कॉन्शियस थोड़ा मैं बता दूँ, कोई भी आदमी को, ठीक है? ये मैंने सुना है, इसी हिसाब से किसी को विश्वास नहीं करना है। ट्रेडिशनल है, वो परंपरा से आया है, इसी हिसाब से कोई चीज़ को धोना नहीं है। और उस रिमोट बाय मेनी मतलब सब एकदम ज़्यादा लोग बात करते हैं इसलिए उसको ये इसको धोना है, इसमें भी विश्वास नहीं करना है। ये किसी रिलीजियस बुक्स में, वेद में, कुरान में, बाइबल में, गुरु गोविंद साहिब में लिखा है, इसीलिए ये सत्य है, ये नहीं मानना है। और किसी को टीचर ने बोला है, हमसे घर के बुजुर्ग लोग बोले, ये हिसाब से भी किसी को नहीं मानना है। क्या करना है इसको पूरा प्रैग्मैटिक तरीके से उसको उसको साइंटिफिक टेम्पर वाले ऑब्जर्वेशन करना है, एनालिसिस करना है और अगर उस ऑब्जर्वेशन एनालिसिस में रीज़न में खड़ा उतरे, रैशनल हो गया और उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंड्यूसिव टू द गुड हुआ और बेनिफिट ऑफ ऑल एंड ऑल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हुआ, तब इसको एक्सेप्ट करना है और लागू और अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। ये वाला रैशनल माइंडसेट उन लोगों को होना चाहिए। ये भी डॉक्टर अम्बेडकर प्रिस्क्राइब करते हैं। और दूसरों क्या करना है तीसरे में? उसको डिकास्ट करना पड़ेगा, डिक्लास करना पड़ेगा। जैसे मार्क्स के दोस्त एंगल्स ने अपने आप को डिक्लास किया था, वैसे ही अगर ब्राह्मण लीडर खुद को सबके नेता बनना चाहता है तो उसको डिकास्ट करना पड़ेगा और डिक्लास भी साथ-साथ करना पड़ेगा, ठीक है? और लास्ट बट नॉट लीस्ट उसको देखिए इसको ब्राह्मणिज़्म एंड कैपिटलिज़्म दोनों के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा। क्यों लड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये देखिए, ये हिंदू राज्य जो है, वो क्या है? यहाँ देखिए ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के खिलाफ में है। इसलिए क्यों लड़ना पड़ेगा? यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं देखिए, ये हिंदू ब्राह्मणिज़्म मतलब सिर्फ़ इसका ये ब्राह्मणिज़्म मतलब ये सिर्फ़ ये 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 सिर्फ़ आपको ये नेगेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये काम करता है ब्राह्मणिज़्म आई मीन नेगेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी ये चीज़ ये करता है और ये पावर, प्रिविलेज एंड इंटरेस्ट कोई ब्राह्मणिज़्म कम्युनिटी इन लोगों को भी देता है। इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा सबके लिए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय साथ-साथ वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा वाले वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुत्व मतलब क्या है? जिसके इसका लिए खतरा है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है और ये डेमोक्रेसी के लिए
अनुपयुक्त भी है। इसलिए हिंदू राज्य को ध्वस्त पाड़ना पड़ेगा। हिंदू राज्य किसी भी हालत में इन लोगों को इसको स्वीकार नहीं करना है। इसीलिए और इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर लास्ट में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी जो है, सोशल डेमोक्रेसी को मजबूत करना पड़ेगा। और सोशल डेमोक्रेसी मतलब क्या है? इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यही प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी है और इस वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी यही चीज होता है। ये इसको मजबूत करेंगे तो इसी के जग में वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी खड़ा खड़ा करना पड़ेगा। और उसी के प्लेन में इकोनॉमिक और सोशल प्लेन दोनों जब मजबूत होगा, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी, तीनों प्लेन जब मजबूत होगा, तभी लोग भी अच्छा रहेंगे, समाज भी अच्छा रहेगा, नेशन भी बनेगा, तभी देश, व्यक्ति और समाज बनेगा। यही डॉक्टर अम्बेडकर का मेन विजन है। वो इसलिए वो ब्राह्मण लीडर को अगर अच्छा लीडर बनना है तो उसको वहां से पैराडिग्म शिफ्ट करके यहाँ तक का सफर उसको पार करना पड़ेगा। ये ये इसीलिए दोस्तों, आज का जो बहस था दोस्तों, ये बहस केवल इतिहास को नहीं, ठीक है? ये बहस दोस्तों केवल इतिहास को सिर्फ नहीं, ये क्या करता है, ठीक है? ये बहस केवल इतिहास को सिर्फ नहीं दोस्तों, ये ये एक आने वाला पुस्तक के लिए भी ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। ये उसके लिए भी एक तो आधुनिक लोकतंत्र वो तो मर ही जाएगा। इसलिए हम लोगों को सबके लिए सबका साथ, सबका विकास वाला जो जो अ, जो डॉक्टर अम्बेडकर या आप देख सकते हो, ठीक है? जो यहाँ आप देख सकते हो, जो बुद्ध ने जो कहा है, वो सिस्टम वाला, उसने अगर आपको ये वाला देखिए, कंडीसिव टू द गुड एंड बेनिफिट ऑफ वन एंड ऑल, मतलब बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, मतलब वो रैशनल रीजन के खड़ा उतरना पड़ेगा और एक गुड मतलब यो ह्यूमैनिस्टिक भी होना पड़ेगा और मोरल भी होना पड़ेगा। ये वाला सिस्टम में हम लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से डेमोक्रेसी को एक एक लाइफ, एक जीवन पद्धति के रूप में आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके हम लोग कुछ अच्छा देश दुनिया बना पाएंगे दोस्तों। ये केवल जाति वर्चस्व पर टिकेगा तो, या सबके समान रूप से प्रतिनिधित्व करने का एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, सेक्युलर डेमोक्रेसी, ये आधुनिक लोकतंत्र बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, बात यह है कि ये आज की बहस हमें ये सोचने की बहुत मजबूर करता है कि क्या जाति चेतना पर खड़ा नेतृत्व सबका नेता हो सकता है क्या? या वो नेता ही असली है जो जाति के जंजीरों को तोड़कर सबको समानता की रोशनी में खड़ा करने का दमखम रखता है। जो डॉक्टर अम्बेडकर के 100 साल पहले साफ कर दिया था कि नेतृत्व का मतलब वर्चस्व नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन, वो भी इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन का बात वो होना चाहिए। ये भी तो डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली ये बात भी उन्होंने क्लियर बात कर दिया था। यहाँ आप देख सकते हो। ये आप मैं जस्ट इसको ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप जस्ट इसको यहाँ देखिए ये लीडर ये इसमें यहाँ अ, यहाँ होगा, ठीक है? बैलेंस ये वाला यहाँ, ठीक है? ये निर्वाचन मंडल कैसा होना चाहिए, ये हुआ, ठीक है?
ये ये इसमें वो क्लियर कट बोलते हैं क्यों ऐसा लीडर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है? क्यों ज़रूरी है, ये वाला उनका क्लियर कट मानना था दोस्तों। यहाँ देखिए जो ये राजनीतिक अधिकार, वो सक्रिय सामाजिक जीवन और इसमें होना चाहिए और उनकी जनसंख्या के अनुपात में ये चीज़ होना चाहिए। ये कितना नंबर में है? 35 नंबर में साउथ ब्रो कमिटी में ऐसा वाला प्रतिनिधित्व का बात वो बिल्कुल करती है। इसलिए दोस्तों आप किसे चुनना चाहते हैं दोस्तों? ठीक है? आपका राय क्या है दोस्तों? कैसा वाला नेतृत्व चाहिए? जाति चेतना वाले नेता को चाहिए या प्रबुद्ध बुद्धि वाले व कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट नहीं होके कॉन्शसनेस ऑफ काइंड या समग्र समग्र मानवता के लिए लड़ने वाला ऐसा नेतृत्व चाहिए। आप लोग डिसाइड करिए दोस्तों। यही आज यही आज की क्रिटिकल डिबेट का जो सार है दोस्तों, थीम यही है। वीडियो कैसा लगा? आप लोग अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोग प्लीज़ दूसरे लोगों को भी भेजिए ताकि आप ऐसे क्रिटिकल टॉपिक्स में आप लोगों को हमारा वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ठीक है, क्या चीज़ अच्छा लगा उसको भी लिखिए और क्या दिखना चाहते हैं भविष्य में वो भी लिखिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, ठीक है? ये बस आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय।